कक्षाओं के लिए हम जो बीजगणित के लिए मुख्य जो फॉर्मूला है और अलग अलग कक्षाओं में आने वाले जो फॉर्मूला है उसका कलेक्शन हम दे रहे हैं। और इसके लिए हमने 2 वीडियोज अलग से ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, इसमें से पहला वीडियो में बेसिक फार्मूला जो आइडेंटिटी का होता है a+b का होल स्क्वायर वाला जैसा है उसको हमने दिया है। अब ये दूसरा वीडियो भी हमने बना दिया, उसमें हमने घातांक का सूत्र और करनी दोनों को एक साथ हमने समझाया है, जिसमें मूल रूप से हमने ये भी बता दिया है कि घातांक का सूत्र अगर हमको याद रहता है तो करने का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से फिर भी हम करने का कुछ उसमें प्रश्न वगैरह समझाते हुए उसमें हमने क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से हम घातांक के सूत्र का प्रयोग करके हम करने को कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है अलजेब्रा के प्रमुख सूत्रों में से। ये अलजेब्रा का जो सूत्र है ये 7 क्लास से ऊपर सभी कक्षाओं के लिए, जो भी कक्षा में मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी उन सभी में इस प्रकार के फॉर्मूला का उपयोग होता है। और खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विभिन्न जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबों में कहीं ना कहीं अलजेब्रा के जो मौलिक सूत्र होते हैं, ये सब जो बेसिक सूत्र होते हैं ये सब लगते ही हैं। तो उसको अगर अच्छी तरह से हम समझ करके काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा मैथ्स जो है आसान हो जाता है। तो आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण का बात। ठीक है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखेंगे आज। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है वो इस प्रकार से होता है ax² + bx + c = 0। ऐसा जो समीकरण हो, कोई भी समीकरण अगर इस रूप में व्यक्त किया गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात इसलिए इसको बोला जाता है, उसको अगर बेसिक तौर पर हम समझते जाएं तो किसी भी चर के ऊपर माने एक चर वाला समीकरण अगर ये है और इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात यदि 2 रहता है तो ऐसा किसी भी समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला माने जनरल फॉर्म होता है। ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म ऐसा होता है। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण का समाधान कैसे होता है उसके बारे में हमको समझना है। तो सामान्यतः अगर द्विघात समीकरण का समाधान करना है तो हमको यहाँ पर बिना सूत्र लगाए भी समाधान होता है। तो हम समझ लेते हैं कि इसका यदि समाधान करेंगे तो समाधान करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो एक सबसे पहला और सीधा प्रोसेस होता है कि हम दिए गए समीकरण का गुणनखंड निकालते हैं गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, पहला काम होता है कि इसको हम गुणनखंड करके इसमें ये जो दिया हुआ है सामान्यतः इसको मिडिल फैक्टर पर हो या जैसे भी हो इसका गुणनखंड करते हैं। और जो 2 खंड आता है, जब स्क्वायर है तो 2 खंड ही आएगा, और जो 2 खंड आता है उसका बराबर 0 करके अलग अलग कर लेते हैं और उससे x का मान निकालते हैं। तो एक पहला तरीका होता है गुणनखंड के द्वारा। दूसरा जो तरीका होता है वो है वर्ग समीकरण में बदलकर, वर्ग समीकरण में बदलकर। ठीक है, ये क्या होता है, हमको यहां पर देखिए ये दिया हुआ है जैसे ax² + bx + c = 0। तो यहां पर ये स्क्वायर फॉर्म में है तो हम इसको a + b के होल स्क्वायर पर चेंज कर लेते हैं, माने ऐसा व्यवस्था करते हैं जिससे कि a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर ये चेंज हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ये गुणनखंड का विधि में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, इसलिए हम जब मैथ इस द्विघात समीकरण का करेंगे तो उस समय गुणनखंड करते हुए समझा देंगे कि कैसे गुणनखंड के द्वारा हम द्विघात समीकरण का समाधान करते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि वर्ग समीकरण में बदल के कैसे किया जाता है उसको एक बार पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यही जो जनरल फॉर्म है उसको हम एक बार द्विघात इसका वर्ग समीकरण में बदलने का प्रयास करते हैं। दिया गया ये जो समीकरण है इस समीकरण को वर्ग समीकरण में बदलते हुए इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहां क्या है, इसको सामान्यतः हमको क्या करना पड़ेगा, तो या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, कैसे सोचेंगे, उस पर एक बार हम ध्यान देते हैं। यहां पर अगर x² तो है लेकिन a पर तो स्क्वायर नहीं है। अगर a पर स्क्वायर होता तो ये सामान्यतः हमको इस प्रकार से चेंज हो जाता, माने स्क्वायर फॉर्म में, टोटली स्क्वायर फॉर्म में। तो ये चूंकि नहीं है तो हम इस पे सिस्टम से जाते हैं। उस सिस्टम में क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर फॉर्म में बदलने के लिए यहां पर डायरेक्ट अगर याद रखिएगा तो याद रख करके भी समझ सकते हैं इसको कि ये क्या करना है। तो हमेशा ऐसा यदि कभी रहे तो 4a से गुना करते हैं, बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी। ये 4a क्यों आया,
तो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें अपने आप जो कंसेप्ट होगा इसमें तो समझ में आ जाएगा। हमको जब भी हमको ऐसा करना होगा तो हमको याद रखना 4a। 4a क्या हुआ कि मैंने जो x स्क्वायर में a गुना है और उसमें और 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, 4 गुना करके जितना होगा उतना उसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 4a गुना कर रहे हैं दोनों तरफ, माने बाएं तरफ भी और दाहिना तरफ भी। तो क्या होगा देखिए 4a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 0 में भी 4a गुना कर दिए, हम ये वाला 4a लिख रहे हैं तो 4a गुना कर दिए, मतलब 4a बाएं तरफ भी और 4a दाहिना तरफ भी गुना कर लिए। अब देखिए इससे क्या हुआ 4a ऐसा हो जाएगा 4abx प्लस 4ac बराबर इधर क्या बचा 0 बचा। अब हमको ऐसा कोई फॉर्मूला पर चेंज करना है, तो ऐसा फॉर्मूला में क्या होता है आप जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर अगर माइनस वाला है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऐसा होता है। तो हमको इस तरह का या इस तरह का सीक्वेंस में इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम क्या 2x का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 4a स्क्वायर x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर 2ab का फॉर्म जैसे है वैसे लाना है, तो 4 को हम ऐसे कर दिए 2, आई जो यहां पर देखिए 4 को 2 कर दिए, अब फिर अगर 2ax लिख दें हम इसमें से 4abx है जिसमें हमने 2 निकाला अलग, 2ax लिख दिए 2ax लिख दिए, तो बाकी कितना बचा इसमें b बच गया। तो इतना के बदले में इतना लिख दिए अलग अलग तोड़ करके, तो ये a समझ लीजिए इसको, ये b हो गया। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab जैसा आ गया। अगर इसमें b स्क्वायर हुआ होता मान लीजिए तो फॉर्मूला पढ़ा जाता, लेकिन नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग अपना मन से इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए, और जब कोई संख्या को या कोई राशि को अगर अपना मन से जोड़ते हैं तो उतना ही अपना मन से हमको फिर घटाना भी पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो यहां पर हम अपना मन से घटा भी दिए उतना ही। तो यहां तक देखिए कंप्लीट हो गया, लेकिन ये वाला जो हमारा 4ac था वो तो बचा हुआ है, उसको हम यहां पर लिख करके छोड़ दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो मान आया है वो अपने आप फॉर्मूला पर शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हो गया, इसको समझेंगे a स्क्वायर, इसको समझेंगे 2ab और ये हो गया b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। कैसा फॉर्मूला बनाइए 2x प्लस b का होल स्क्वायर, कैसा बना, और माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac ये रह गया बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, हमको चूंकि इधर वाला तो x बचा नहीं है और इधर वाला x बचा, सामान्यतः हम लोग को क्या करना होता है जब x का मान निकालना होता है तो x वाला को बाएं तरफ रख के रखते हैं और बिना x वाला को दाहिने तरफ ले जाते हैं। तो हम ये वाला को उधर ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर माइनस जो b स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। देखिए ऐसा होगा। अब ये स्क्वायर अगर है तो उधर जाके क्या होगा रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब 2ax प्लस b बराबर क्या बचेगा, तो इधर में बचेगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अंडर रूट लिखें अंडर रूट निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस है, खाली हम लिख दिए। हम अगर ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे हम लिखे 4 का अंडर रूट, तो ये हुआ। अगर 4 का अंडर रूट को फाइनली निकाल दें हम तो इसमें से 2 चीज निकलता है प्लस माइनस 2। तो हम अगर इसी को निकला हुआ मान लें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ। तो इस तरह से हो गया 2ax प्लस b बराबर दिस। अब देखिए फिर भी हमको तो x का मान निकालना है, क्या निकालना है हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने में b को उधर ले जाएंगे, तो b को हम पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि बड़ा है और b अकेला है तो हम एक काम करते हैं माइनस b को यहां लिख लेते हैं, अब प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये वाला माइनस b को यहां लिख दिए, कोई दिक्कत है। तो इससे क्या आया, डायरेक्ट यहां पर देखिए x बराबर आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये x का समाधान आ गया, ठीक है, x का समाधान मतलब x का मान निकल गया। इस प्रकार से जब हम किसी समीकरण का पूर्ण वर्ग में बदलते हुए समाधान करते हैं तो ये कहलाता है वर्ग समीकरण में बदलकर समाधान करना। ये जो समाधान करने का पद्धति है ये खास भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक श्रीधर आचार्य ने इसको सबसे पहले लगाया था, इसलिए ये जो फाइनली निकला इसको हम लोग श्रीधर आचार्य का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब मिटा दे रहे हैं और इसके ऊपर में लिख रहे हैं कि श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ तो इस समीकरण का समाधान का तीसरा तरीका जो हो गया, जो अभी हमने निकाला, उसमें कि सिरधर आचार्य का सूत्र को डायरेक्ट लगाएंगे। सिरधर आचार्य का सूत्र ये लगाएंगे। तो ये क्या सूत्र हुआ? तो ये इस समीकरण के समाधान के लिए x का मान डायरेक्ट इस प्रकार से आना, ये वाला देखिए, ये जो आया यही कहलाया सिरधर आचार्य का सूत्र। ठीक है, जिसमें ए बी सी सब क्या है वो तो पहले से देख ही रहे। अब आते हैं, यहां पर एक मान दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, भीतर में ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में दिए हुए मान पर इस पूरे समीकरण का समाधान समझ में आएगा कि कैसा मान होगा। जैसे ये अगर रूट नहीं निकले तो स्वाभाविक समझ सकते हैं कि पूरा बिना रूट वाला हो जाएगा। बिना रूट वाला होने का मतलब अपरिमेय हो जाएगा। तो कोई भी समाधान अगर हम निकालें, अब बिना निकाले ही अगर समझना हो कि वो समाधान कैसा होगा, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, तो उसके लिए हमको इसके मान पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो सामान्यतः ये जो मान है इसको हम लोग डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कोई इसको विवेचक भी कहता है ना। तो ये डी बोलते हैं। अब सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया तब, कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। थोड़ा अच्छा लगा, छोटा हो गया देखने में। तो यहाँ जो दो मान आया है, देखिए दो मान आया मतलब एक प्लस और माइनस दो अलग अलग लेकर के, तो हम इसको चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो माइनस बी प्लस डी बटे 2a माइनस बी माइनस डी बटे 2a है कि नहीं। अब ये जो दो अलग अलग मान है, ये दोनों मान इस समीकरण का समाधान के साथ साथ इसको मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल। अर्थात समीकरण के दो समाधान हुए तो ये दो मूल कहलाए। कितने मूल हो गए? दो मूल हो गए। यहां पर से एक बात ये समझ लेना है कि जब भी हम किसी समीकरण का समाधान करते हैं तो अगर उसमें पावर अधिकतम 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो उसका समाधान भी 2 होगा। अगर एक समाधान करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी पावर अधिकतम 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो समाधान उसका क्या होगा? 2 होगा। यहां भी देखिए जैसे 2 हुआ समाधान। अब एक बात बोलते हैं इसमें कि ये जो अलग अलग मान है इसको हम लोग एक सिंबलाइज करके नाम भी रखते हैं। इसमें एक का नाम हो जाता है अल्फा और दूसरे का नाम हो जाता है बीटा। इसमें अल्फा अगर हम ये मान लें तो ये बीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये अल्फा और बीटा क्लियर हो गया है। इसमें से फिर हम डी के मान के अनुसार से किस प्रकार से समीकरण का मान बिना निकाले हुए समाधान किए हुए हम अगर जानेंगे, इस प्रकार से हम देखें कि द्विघात समीकरण का समाधान में हम 3 तरीके से जा सकते हैं। गुणनखंड के द्वारा, वर्ग समीकरण में बदलकर, सिरधर आचार्य का सूत्र, सिरधर आचार्य के सूत्र बनने माने तैयार होने के बाद ये हमारा समाधान करने का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। अब हम यहां से देखते हैं कि अल्फा और बीटा, ये जो दो मूल हमको दिया हुआ है, इन दोनों का योगफल निकालते हैं कि क्या आता है। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब योगफल पर हम देखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा जो दो मूल है उसका मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो क्या हो रहा है, अल्फा के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a है और इसके लिए है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो यहाँ 2a एलसीएम हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बटे माइनस बी माइनस रूट डी, ऐसा होगा। तो इसमें माइनस बी प्लस रूट डी आई माइनस और माइनस रूट डी, ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा तो देखिए यहाँ डी और डी कट गया तो क्या बचने वाला है, माइनस 2b बटे 2a, 2 और 2 कट गया तो माइनस b बटे a बचा। ठीक है, तो हम ये निकाल करके बताए, हमको निकाल करके समझने के लिए सिर्फ हम बताए हैं। याद रखना है डायरेक्ट हमको ये वाला क्या, कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला हो गया ये। इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो इसको समझने में और आसान हो जाएगा कि माइनस बी बटे, माइनस बी कौन है,
b कौन है, तो यहाँ पर देखिए x में जो गुणांक है, x में जो गुना है उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं b, और जो x स्क्वायर में जो गुना है उसको क्या कर रहे हैं a। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे एक, यहां पर लिखा है तो क्या x स्क्वायर का गुणांक, हम इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला के तौर पर मूलों का योग। और अब उसके बाद आते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ माइनस बी प्लस रूट डी, इस तरह से इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं b, तो a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर चला जाएगा, तो इतना का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस यहाँ देखिए d रूट पर में है और स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा d हो जाएगा, अब बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी स्क्वायर तो ठीक है, और d का मान हम लोग जानते हैं क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर, क्यों ब्रैकेट जब हटेगा तो ये वाला माइनस जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, ये कट गया है तो क्या बचा है 4ac बटे 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 और 4 कटा, a और a कटा, तो क्या बचा c बटे a। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, मतलब अल्फा बीटा बराबर c बटे a, और इस c बटे a को अगर इस तरह के भाषा में थोड़ा सा लिखें हम तो क्या हुआ, ये अचर है। ठीक है, अचर c मतलब अचर है, और यहां पर a का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। तो इस प्रकार से हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बीच में देख लेते हैं उल्टा करके कि अगर मूलों का योग ही हमको दे दिया है कहीं पर और मूलों का गुणनफल या फिर ऐसे अल्फा बीटा हमको दिया हुआ मूल दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम समीकरण का गठन कैसे करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यदि हमको मूल दिया हुआ है ठीक है, अब देखिए यदि मूल दिया हुआ हो तो हमको अगर निकालना हो समीकरण, द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त होगा, यदि हमको मूल दिया हुआ है तो मूल के आधार पर द्विघात समीकरण, मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, जैसे अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है, उससे अगर हमको समीकरण निकालना कहे तो कैसे निकालेंगे। तो उससे द्विघात समीकरण निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अभिष्ट द्विघात समीकरण ऐसा होगा कि x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखिए x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आता है कभी कभी कि मूलों का मान दे देगा या फिर कभी कभी मूलों का योगफल भी दे देगा और उसके आधार पर समीकरण को गठित करने के लिए बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसके पहले जो देखे थे d का मान का क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस मान के आधार पर हम किसी समीकरण द्विघात समीकरण को समझ सकते हैं कि इसका मान क्या होने से समीकरण का समाधान कैसा होगा। तो इसको जानने का जो हेडिंग होता है वो होता है मूलों की प्रकृति जानना। मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट्स समझना। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, मतलब कि कोई द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है और बिना समाधान किए हम ये बता सकते हैं कि उसका मूल कैसा होने वाला है। मतलब कैसा होने में कंडीशन क्या क्या है उसको अब देख लेते हैं। तो पहला शर्त है इसमें कि यदि d मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ऐसे लिख लें हम d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 से बड़ा हो, ये कंडीशन हो सकता है 0 से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में मूल कैसा होगा। तो
द्विघात समीकरण का समाधान कैसा होगा, जो मिलेगा समाधान में प्राप्त मूल। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, तो परिमेय हो सकता है एक शर्त पर, यदि परिमेय भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये दो घटनाएं हो सकता है, अपरिमेय। अब ये किस कंडीशन पर, तो इसके लिए देखिए क्या कंडीशन है कि डी यदि पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय हो जाएगा, और यदि डी पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, घात समीकरण का जो मूल होगा कैसा होगा, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। परिमेय किन शर्तों पर होगा, जब ये जो डी का मान निकलेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग, तब ये परिमेय होगा, और यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय होगा। हालांकि आप समझते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक। अर्थात कि अगर d का मान मतलब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो हमको द्विघात समीकरण समाधान किए बिना ये बता सकते हैं कि उसका मूल कैसा होने वाला है, तो उसका मूल होने वाला है वास्तविक, पहला। और उस वास्तविक में क्या होने वाला है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय कब होगा, यदि d का मान पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग होने का मतलब जैसे 4 आता है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ऐसा यदि होगा तो परिमेय कहलाएगा। और यदि पूर्ण वर्ग नहीं हो तो उसका जो मान निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा असमान होने की संभावना रहती है, असमान। ठीक है, तो इस तरह से d का मान यदि 0 से बड़ा आएगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान। उस वास्तविक में से कैसा होगा, परिमेय और अपरिमेय। अब अगर अपरिमेय किसी शर्त पर आता है, कब, जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसका दो कंडीशन है, तब इसका मूल जो होगा हमेशा कंजुगेट के रूप में आएगा। कंजुगेट का मतलब होता है, जैसे रूट में अगर दिया हुआ है तो हम समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है √3 + √2, एक मान अगर आएगा तो दूसरा मान हमको निकालना नहीं है, अपने आप दूसरा मान हम पता कर सकते हैं कि अगर कंजुगेट में होगा तो ऐसा होगा। देखिए ये वाला मतलब इसका ये मान हो जाएगा, ये एक प्लस वाला आएगा, दूसरा एक माइनस वाला आएगा। इस तरह से हमको याद रखने में सुविधा होगी। ठीक है, अब बात हम करते हैं दूसरा कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, मतलब अर्थात अगर b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, ऐसे शर्त में जो d का मान अगर 0 होता है तो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो वास्तविक तो होगा लेकिन साथ में समान हो जाएगा। अर्थात कि हमको एक ही मान निकालने से दूसरा मान निकल जाएगा। जैसे हमने बताया कि द्विघात समीकरण का जब समाधान करेंगे तो जब भी आएगा 2 मान आएगा, तो इसमें 2 मान निकालने का जरूरत नहीं है, एक मान निकालेंगे, दूसरा मान उसी के बराबर होगा। अर्थात कि इस शर्त पर द्विघात समीकरण का मान हमेशा जो मूल होता है वो दोनों समान होता है। अब बात करते हैं तीसरा शर्त है कि यदि d का मान 0 से, यहां बड़ा ले लिए थे, 0 से छोटा हो जाए, अर्थात b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल कैसा होगा, मूल अवास्तविक होगा, जिसको काल्पनिक भी कह सकते हैं, अवास्तविक। ठीक है, और असमान होगा। अवास्तविक मतलब क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है, जो जिस तरह से सिलेबस आएगा वैसा बताएंगे। ठीक है, उसमें ज्यादातर आई के रूप में। तो यहां भी जब एक मान प्राप्त होगा दूसरा मान उसका कंजुगेट माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मूलों की प्रकृति हमको समझ में आ गया कि बिना समाधान किए हम अगर किसी समीकरण का जो मूल आने वाला है वो कैसा प्रकृति का होगा, कैसा नेचर का होगा, वो इससे पता चलता है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर 2 पावर के अलावा 3 पावर वाला अगर समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यदि इस तरह का दिया हुआ है हमारे पास ax³ bx² cx + d = 0। अभी देखिए
ये थोड़ा सा किसी किसी एग्जाम्स में मतलब थोड़ा सा हार्ड जब क्वेश्चन रहता है तो उसमें 2 पावर वाला का अलावा त्रिघातीय समीकरण का भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा समाधान के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर इसके मूलों के संबंध पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इस तरह का जो आता है उसी पर प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा समीकरण कोई दिया हुआ है तो इसके लिए जब 3 पावर होगा तो निश्चित तौर पर 3 समाधान होगा। कितने समाधान होंगे? 3 समाधान। 3 समाधान में से एक समाधान यदि अल्फा हो, दूसरा यदि बीटा हो, तो तीसरा एक को माना जाता है गामा। तो इसका जब भी निकलेगा मूल माने समाधान निकलेगा 3 निकलेगा, अल्फा, बीटा और गामा। अब इन तीनों में संबंधों के लिए अगर बात करते हैं तो हमको इस तरह से याद रखने में सुविधा होगा, हम समझा दे रहे हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए 2 वाला पहले यहां बगल में लिख लेते हैं, उससे कंपेयर कर लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण था। इस द्विघात समीकरण का हमको अल्फा प्लस बीटा यदि निकला था तो कैसा आया था? -b/a आया था, और अल्फा इंटू बीटा निकला था तो c/a आया था। अभी हम समाधान करके कैसे लाए थे वो दिखाई दिए थे। तो देखिए इसके चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होते हैं। 2 मूल का अगर हमको अल्फा प्लस बीटा है तो उसको अगर निकालना है तो क्या करते थे? -b/a, मतलब -b। देखिए x² के बाद वाला जो x का गुणांक है उसको लेते हैं, लेकिन पहले क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। फिर दूसरा वाला में क्या लिए? अल्फा इंटू बीटा, 2 बोले, दूसरा में क्या लेंगे? c/a, माने पहला वाला में माइनस और दूसरा वाला में प्लस। ठीक है, और इसमें 2 ही तरह से आया, क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब इसी से थोड़ा मिला करके बढ़िया से समझिएगा, बहुत इजी लगेगा कि इसमें चूंकि 2 को था तो 2 प्लस हुआ और फिर एक बार गुना हो गया, माने एक बार प्लस और एक बार गुना। अब अगर 3 है तब क्या करेंगे? तो देखिए क्या होगा, 3 होगा तो ऐसा होगा, एक बार प्लस होगा 3 होगा, दूसरा होगा एक बार 2 को लेकर गुना करेंगे और प्लस करेंगे। ये 2 को कैसे लेंगे? तो देखिए हम सर्कुलर ऑर्डर में लेंगे, सर्कुलर ऑर्डर में समझने में एकदम बिल्कुल सुविधा होता है। जैसे अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो देखिए पहले अल्फा इंटू बीटा लेंगे, फिर बीटा इंटू गामा लेंगे, फिर गामा इंटू अल्फा लेंगे। बड़ा सिंपल हो गया। तो इस तरह से यहां पर लेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू डेल्टा, सॉरी गामा इंटू अल्फा। कोई दिक्कत है? देखिए तो फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ध्यान में इधर उधर। देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? जब यहां पर 3 पावर वाला 3 समीकरण दिया हो तो एक बार तो सिंपल तीनों को जोड़ लिए, फिर दूसरा में 2 को लेके जोड़े और तीसरा में 3 को लेके करेंगे। 3 को लेके करेंगे तो कैसा आएगा? अल्फा, बीटा, गामा आएगा सीधा, सिंपल। ठीक है, तो ये तीनों के लिए फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला इससे रिलेट करके समझिए, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। क्या? इससे पहले क्या -b/a, इसमें भी वही होगा -b/a। देखिए -b/a एकदम इजी। अब चूंकि 3 को बना लेकिन -b/a तो -b यहां तक पहला और दूसरा इससे आए और तीसरा में क्या है? c है। तो अब अगला वाला जो आएगा वो c/a आएगा, c/a। तो अब उसके बाद तो ऐसे लग रहा होगा कि d/a आएगा, थोड़ा सा अंतर कर लेना है। d/a तो होगा, सही है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहला वाला में माइनस था, दूसरा वाला में प्लस हुआ, तीसरा वाला में फिर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। क्या समझिए? तो बड़ा सिंपल से याद हो गया। देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या हुआ? c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हुआ? -d/a। इस प्रकार से 3 वाला भी क्लियर हो गया। अब अगर हम 4 वाला ले लें तो क्या दिक्कत होगा? एक बार लेकर देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल इजी लगेगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जब 4 पावर वाला लेंगे तो उसमें समाधान भी हमको 4 आएगा। ठीक है, जैसे कि ax पर पावर 4, bx पर पावर क्यूब, cx पर पावर 2, dx प्लस e बराबर 0। ऐसा अगर समीकरण लंबा हो जाए, देता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देता है इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इसमें अगर ऐसा होता है तो इसमें समाधान भी 4 मिलने वाला है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक और नाम दे दिए हम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 समाधान हो गया। अब जब 4 समाधान होगा तो यहां सब देखिए जैसे क्या कैसे अरेंज किए थे, तो और एक सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा। 2 पावर वाला में 2 समाधान भी था और 2 ही को फॉर्मूला भी निकला था, एक मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। जब 3 पावर वाला में 3 समाधान भी था और 3 फॉर्मूला भी निकला हमको। देखिए
एक वाला में माने 3 वाला कैसे मिला है, तो वो सिंगल सिंगल लेके प्लस किए, फिर दो को लेकर के गुना करके प्लस किए, अब फिर तीनों को मिला करके किए। अब यहां पर तो आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, तो इसमें 4 गो होने वाला है। क्या होने वाला है, 4 गो होगा कि नहीं, तो 4 गो कैसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक तो पहला हो जाएगा, दूसरा देखते हैं अल्फा बीटा करके दो को गुना करेंगे, ये दो को वाला जो गुना करेंगे उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि सर्कुलर ऐसे सर्किल बना दीजिए, और सर्किल बना करके अरेंज करके समझिए। कैसे समझिएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया। अब देखिए कैसे समझेंगे, अल्फा बीटा लिखिए, बीटा गामा, ठीक है, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, डेल्टा अल्फा, 4 गो तो हुआ, 4 गो तो इजीली समझ में आ गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है मतलब सब के साथ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 4 गो हुआ लेकिन कुछ कुछ छूट रहा है। जैसे देखिए आप कि अल्फा के साथ बीटा हुआ, लेकिन क्या अल्फा के साथ गामा हुआ, हमको नहीं हुआ है। अल्फा के साथ गामा देखिए इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर अल्फा के साथ गामा लेंगे, हो गया। अब देखिए अल्फा के साथ फिर एक और छूट गया हुआ, देखिए बीटा के साथ डेल्टा, देखिए है कहीं बीटा के साथ डेल्टा नहीं होगा, मतलब बीटा के साथ डेल्टा लेंगे बस। अब इसका मतलब देखिए कितना हो गया, अब और कोई छूटेगा नहीं। अब बढ़िया समझ लीजिए, तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं इसको, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अल्फा के बाद बीटा को छोड़ दे रहे, अल्फा गामा, फिर बीटा, इसको छोड़ करके डेल्टा। अब और कोई नहीं बचेगा, डेल्टा के साथ अगर हम और लेंगे तो बराबर आ जाएगा, मतलब 6 आ गया इसमें, ठीक है। इस 6 में से अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 को कर लेंगे, ये दो कर लिए तो 3 कर लेंगे। 3 का कैसे, अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए एक सर्किल बना लेते हैं, पहले सर्किल बना करके समझ लेते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पर फिर बना भी देंगे। तो देखिए ये सर्किल हमने बनाया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो देखिए कैसे 3 बुक लेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 को ले लिए, प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, प्लस बीटा शुरू किए थे, गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है। अब देखिए तो लगभग सब हो गया। अब इसमें से अल्फा जो है ना, यहां शुरू कीजिए, बीटा को छोड़ दीजिए और बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा अल्फा और बीटा, और इस प्रकार से अब एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए क्या क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, पहला तो हो जाएगा। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा और बीटा डेल्टा। ये कैसे हो रहा है, सर्कुलर ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। ये भी उसी तरह सर्कुलर ऑर्डर में हो गया। अब उसके बाद 4 को बड़ा सीधा ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ले लेते हैं। अब इसका मान आने वाला क्या है, इसको याद करने में ये सब सही सपोर्ट लेकर के समझ लेंगे, बिल्कुल इजी है। क्या, जैसे देखिए यहां पर क्या हो गया, माइनस बी बटे एकदम रहेगा ही, कोई चिंता नहीं करना है, क्या समझे। इसका क्या होगा, तो माइनस वाला के बाद क्या होता है, प्लस वाला, तो सी बटे होगा इसका। फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस डी बटे जैसे होता है, और उसके बाद क्या होगा, एक माइनस फिर प्लस फिर एक माइनस, और उसके बाद फिर ई बटे ए हो गया। इस प्रकार से ये 4 पावर वाला का भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल इस प्रकार से हमको इजीली निकल गया। इस मूलों के योग और गुणनफल के आधार पर हमको कई प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मौलिक बात है, जो मौलिक फंडामेंटल कुछ फॉर्मूलाज हैं और जो उपयोग में आने वाला है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के और भी कई कक्षाओं में, जैसे 10 क्लास में आप लोग का कोई भी बोर्ड का अगर 10 क्लास है तो उस 10 क्लास के बोर्ड में द्विघात समीकरण का रहता है। तो हम अभी जो सीक्वेंस में बना रहे हैं वीडियो, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूला पर एक इंट्रोडक्टरी एक फिगर हम दे रहे हैं, और उसको फिर बाद में जब अगले हम वीडियो ये खत्म होते जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पर, जैसे हमने आइडेंटिटी पर जो फॉर्मूला दिया है तो उस आइडेंटिटी के फॉर्मूला पर बहुत सारा मैथ्स बना करके हम समझाएंगे। फिर उसका कुछ पीडीएफ फाइल जो होगा जिसमें कि मैथ्स का कुछ कलेक्शन हो वो भी हम देंगे। तो और आज का वीडियो, अब द्विघात समीकरण के मैटर को हम समझा दिए हैं, तो आज का वीडियो इसी पर रहेगा।
अगले दिन का जो वीडियो होगा, अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो एपी पर और लॉगरिथम से संबंधित होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। और आप लोगों को अगर इस वीडियो में से देखते हुए जहां पर लगे कि कुछ और भी चाहिए, हमको कुछ ऐसा लगता है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को कुछ और रिक्वायरमेंट होता है, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए अवश्य कमेंट कीजिए। उस कमेंट के आधार पर हम अगले वीडियो में काम करेंगे।